So in this video we will discuss about mass spectrometry. Mass spectrometry is an important spectrometry. It is the most accurate method for determination of molecular mass of the compound and its elemental composition. जैसे अब तक हमने बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी हुई हैं, चाहे वो NMR हो या UV हो या हमारे पास मॉसवियर है। इन सभी में हर एक में कोई ना कोई रेडिएशन से हम डील करते थे। अगर NMR की बात करें तो उसमें हम प्रोटॉन से डील करते हैं। अगर ESR की बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कैसे फ्री रेडिकल के साथ उसका स्पेक्ट्रा नोट करते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, कोई माइक्रोवेव रीजन है तो कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है, जैसे कि NMR रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में है, तो अलग अलग था। बट ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का हमें एक्यूरेट मास पता लगता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगी उनकी बात नहीं होती। इसीलिए इसका नाम स्पेक्ट्रोमेट्री है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो हमारे पास मीन्स कि उनका यहाँ पे यूज़ नहीं होता। इसमें जस्ट हमारे पास बम्बार्डमेंट होती है थ्रू अ इलेक्ट्रॉन। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है। दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो फर्स्टली, एज शोन ऑन योर स्क्रीन, that mass spectrometry is the most accurate method for determination of molecular mass of a compound and its elemental composition. तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, इन दिस मेथड द कंपाउंड इज बम्बार्डेड विद इलेक्ट्रॉन बीम एंड सो द मॉलिक्यूल इज डिसोसिएट आफ्टर आयनाइजेशन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंपाउंड है जिसका हमने मोलिकुलर मास फाइंड करना है उसको हम बम्बार्ड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम के साथ। जब इलेक्ट्रॉन की लाइट उस कंपाउंड पे जाके पड़ती है तो वो कंपाउंड आयनाइज हो जाता है, उसके आयंस बन जाते हैं और जो फर्दर उसके आयंस बनते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं या डिसोसिएट होते हैं अपने फ्रैगमेंट्स में। और थर्ड पॉइंट में देखिए, ईच काइंड ऑफ आयन हैज़ इट्स पर्टिकुलर मास टू चार्ज। अब ये जो मास टू चार्ज का कंसेप्ट है, सारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इसी को देखना है कि मास टू चार्ज कितना आ रहा है। वो जो मॉलिक्यूलर आयन है, जो आयन्स डिसोसिएट हुए हैं, उनका क्या मास रहता है, क्या उनके ऊपर चार्ज रहता है, तो उस रेशो को हम देखेंगे। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी पेरेंट पीक और उसके साथ इसकी डिफरेंट पीक्स हम नोट करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, कि कौन सी पीक सबसे ज़्यादा इंटेंस है या हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी में या मास में, तो वो हम समझेंगे। और इट इज़ नॉट ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी वे। तो जैसे कि हमें पता ही है कि इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करनी है कंपाउंड पे, किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई भी फॉल नहीं करवा रहे हम, कुछ उसकी ऑब्जर्प्शन नहीं है जैसे कि बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में होता है, तो वो इसमें नहीं हो रहा। और इस वीडियो में आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री की इंस्ट्रूमेंटेशन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। And in the next videos we will discuss about the peaks in mass spectrometry and many other topics. So you do this very consciously, then you will understand this concept. So let's start. So as shown to you, here the mass spectroscopy basics and the principles. मैंने इसमें आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। जैसे सपोज़ हमारे पास जो कंपाउंड है वो है नियोपेंटीन। तो नियोपेंटीन हम सबको पता होता है कि जिसमें 5 कार्बन होंगे और
चार जो होंगे वो मिथाइल ग्रुप्स होंगे. तो वन कार्बन इज attached with the four methyl groups. So carbon having the four methyl groups are there, and its molecular formula is C5H12. Now you can find its molecular mass. That carbon is having 5 multiplied by its molecular mass, which is 12, plus 12 into 1 of hydrogen, which gives that its molecular mass is 72. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर नियोपेंटेन का सिग्नल मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आएगा तो उसके मास टू चार्ज रेशो जो होगी वो 72:1 होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि C5H12 तो हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसे 1 लिखा है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं. और अब देखिए जो मेन पर्पस है जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होता है, आपके पास एक m जो मास है वो एक मतलब कंपाउंड लिया है. जैसे ये कंपाउंड है दिस m, तो दिस इज़ द m विच इज़ द एनी कंपाउंड हैविंग द मास m. अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा दी. जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का सैंपल लिया है. जिस भी फिलामेंट से या जिस भी डिवाइस से कह लो, इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और फिर वो जाके कंपाउंड पे फॉल हम करवा रहे हैं, वो ये है. और जब एक इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल करा इस m मास के कंपाउंड पे, तो फर्दर ये जो m मास है उस एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है. मतलब कि आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर फॉल करवाया और डिसोसिएशन हो गई दो इलेक्ट्रॉन्स की. तो यही कंसेप्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर अटैक करेगा वो फर्दर एक इलेक्ट्रॉन साथ में बाहर लाएगा और वो खुद इलेक्ट्रॉन खुद आ जाएगा साथ में. तो टोटल ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर आएंगे. और अब रिएक्शन देखो कि m मास है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स m प्लस दिस इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस रेडिकल. अब ये जो m पॉजिटिव एंड दिस फ्री रेडिकल जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका क्या मतलब है? इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं और साथ में आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स. और अब आपको जो मॉलिक्यूलर आयन मिला है m पॉजिटिव विद फ्री रेडिकल, ये फर्दर डिसोसिएट होता है, मतलब ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगा. जो m पॉजिटिव फ्री रेडिकल है ये m1 पॉजिटिव, दैट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव आयन, तो उससे हमारे पास एक m पॉजिटिव आयन मिल रहा है और साथ में m2 फ्री रेडिकल मिल रहा है. तो ये दो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं. हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन से दो फ्रेगमेंट्स आए हैं जिसमें एक m1 पॉजिटिव एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा m2 रेडिकल है. और अब इसको अप्लाई करते हैं हम नियोपेंटेन में. उससे पहले आई हैव राइट दैट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड इन एन एलेराइट, दैट इज़ द कंपाउंड. अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बम्बार्ड करवाई थी उस कंपाउंड पे या उस एनालाइट पे, एंड इट विल लीड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनालाइट. तो जिससे क्या हुआ कि जो हमारा कंपाउंड था उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया, और ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनालाइट द सैम्पल मॉलिक्यूल विल बी पॉजिटिवली चार्ज. अब कोई कंपाउंड है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हो तो ऑब्वियस है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो वही यहाँ हो रहा है कि अब मॉलिक्यूल जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो जब वो पॉजिटिव चार्ज है हो गया तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन, विच विल बी फ्रेगमेंटेड. अब आपने जो एग्ज़ाम्पल पढ़ रहे हैं हम नियोपेंटेन की, उसको ही इलस्ट्रेट करते हैं अच्छे से. तो हमारे पास जो नियोपेंटेन है दैट इज़ C5H12.
दिस वन। अब सबसे पहले इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम बम्बार्ड करवा रहे हैं। जब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी तो जैसा मैंने आपको बताया है ये अपने मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होगा। और मॉलिक्यूलर आयन कौन सा होता है? जिस पे C5H12 पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में फ्री रेडिकल हो। C5H12 पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री रेडिकल, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलने थे वो भी आएंगे। अब इसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब देखो कैसे कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये फर्दर ब्रेक हो रहा है। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है, आपके पास दिख रहा है आपको, जैसे पहला है CH3, एक हमारे पास आ गया CH3 पॉजिटिव, और उसके साथ एक पॉजिटिव आयन निकलेगा, एक रेडिकल निकलेगा। तो CH3 पॉजिटिव आयन हो गया और C4H9 फ्री रेडिकल हो गया। उसी तरह से और फ्रेगमेंट्स है, C2H5 पॉजिटिव होगा और C3H7 फ्री रेडिकल होगा। अब आप इन दोनों को अच्छे से देखो। अगर हमारे पास CH3 पॉजिटिव निकल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 5 कार्बन थे, तो अगर 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन जा चुके हैं पॉजिटिव में तो पीछे बच गए 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन ही बच गए। तो वो 9 हाइड्रोजन और 4 कार्बन एक फ्री रेडिकल बना लेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद C2H5 अगर निकलेगा तो उसमें क्या होगा, C3H7 फ्री रेडिकल बच जाएगा। फिर C3H7 अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो हमारे पास C2H5 फ्री रेडिकल बचेगा, और लास्ट में अगर हमारे पास C4H9 पॉजिटिव आयन आएगा तो CH3 फ्री रेडिकल आ जाएगा। मतलब जस्ट ये तो फर्स्ट वाले का ही रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही हमें और भी कंपाउंड जितने भी हैं उसमें भी एक रेडिकल और एक पॉजिटिव आयंस हमें मिलेगा। अभी के लिए हम यहाँ तक समझेंगे, फिर आपको डिटेल में फर्दर मॉलिक्यूल्स में देखेंगे।